अमेरिका आज भारत से ना कुछ वैसा ही डर रहा है जैसा एक जमाने में अमेरिका एक छोटे से द्वीप से डर रहा था। और डर के मारे उसने उस द्वीप को इस तरीके से जकड़ लिया कि वो सोच नहीं पाए। उनके लोग सोच लेंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, ऐसा करने की कोशिश की। और वही काम आज भारत के साथ कर रहा है। लेकिन भारत और वो द्वीपीय देश दोनों आ गए हैं साथ। किस तरीके से साथ आए हैं और क्यों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत अचानक से तीसरे नंबर पर कंपटीशन देने कैसे पहुंच गया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे हैं कि भारत ना बहुत तेजी से बढ़ नहीं पा रहा है या समस्या आ रही है। आगे क्या होगा अगर अमेरिका भारत के ऊपर इस ऐसे ही दबाव बनाता रहा तो भारत के लिए समस्याएं आएंगी। आपको बता दूं, एक समय आएगा, उस कुछ एक साल में भारत सबको चौंका देगा। और इस चीज को अमेरिका ने बहुत अच्छे से भांप लिया है। भारत अंदर खाने कुछ इस तरीके के काम कर रहा है जिस काम का रिजल्ट आपको आने वाले सालों में दिखेगा। एक उदाहरण देखिए। एक जमाना था जब जापान इसने एक तलवार बनाई थी। इस तलवार को बहुत लोग समुराई की तलवार मानते हैं, समुराई की तलवार बताते हैं। इसका नाम था कटाना। और जब कटाना लेकर उतरे जापान के सैनिक, ये बात आज की नहीं है, 12वीं 14वीं शताब्दी की है, तब फटाफट ढालें कट जाती थी, कवच आसानी से कट जाते थे। इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी थी ना, ये सदियों तक गुप्त थी। आज भी इसे डमास्कस स्टील जैसे टेक्नोलॉजी से तुलना की जाती है। और ये तलवार कैसे बनाई गई थी? जापानियों ने इस तलवार को बनवाने के लिए कई बार फोल्ड किया था, बार फोल्ड करके कई लेयर्स में, हजारों लेयर्स में फोल्ड करते हुए तब तैयार किए थे इस तलवार को। ये इतना खास तलवार था। इसके बाद स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, हालांकि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। एडो काल में यानी 17वीं से 19वीं शताब्दी, आप समझ लीजिए कितने पुरानी की बात चल रही है। उस जमाने में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई खिलौना खुद से चले। उस समय ये गुड़िया बड़ी प्रचलित हुई थी। इसका नाम था काराकुरी निंग्यो यानी मैकेनिकल पपेट्स, जो स्प्रिंग, गियर्स और वाटर पावर से चलती थी। ये गुड़िया चाय परोसती थी, तीर चलाती थी, डांस करती थी। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि इसे आधुनिक रोबोटिक्स का पूर्वज माना जाता है। ये खिलौने धूम मचाते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया को हैरान कर दिया था जापान ने, जब हाइड्रोजन बलून्स बनाए थे जो जेट स्ट्रीम पर सवार होकर प्रशांत महासागर पार करके अमेरिका पर बॉम्ब गिराते थे। ये पेपर और रबड़ से बने हुए थे। ये सारी टेक्निकल ताकत है जापान की। उस जमाने में, जिस जमाने में सोच पाना इतना आसान नहीं था, आज तो रोबोटिक्स वगैरह बहुत तरह के हथियार हो गए हैं, इस जापान को जकड़ के रखा। अब मैं ये सारी कहानियां आपको क्यों सुना रही हूँ? जापान की टेक्नोलॉजी हमेशा से दुनिया को चौंकाने वाली रही है और अमेरिका कहीं ना कहीं इससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डर गया था। इसलिए अमेरिका ने इनके सैन्य प्रगति को रोक दिया। और जब ये फिर उतरे बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, तो वहाँ भी डर पैदा हो गया। तो वहाँ टैरिफ के बल पर इनको बर्बाद किया। हर जगह रोका गया जापान को। लेकिन अब जापान ने एक ऐसा पार्टनर चुन लिया है जिस पार्टनर को झुकाना, रोकना आसान नहीं है। जापान जानता है कि वो एक छोटा सा द्वीपीय देश है, अकेले अब पुराने वाली बात नहीं रह गई है। ऐसे में 1 और 1 11 करने का वक्त आ गया है और यहाँ जापान और भारत साथ आते हुए दिख रहे हैं एक बहुत बड़े सेक्टर में। सबसे पहले तो मैं कुछ इमेज आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये सोलर पैनल है। और ये सोलर पैनल कहाँ लगाए गए हैं पता है? समंदर में भी लगा दिए गए हैं। चाइना को जमीन कम पड़ रही है, समंदर में लगा रहा है, रेगिस्तान में लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? इतने सोलर पैनल का करेगा क्या? एनर्जी, इसे चाहिए ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहाँ इस्तेमाल होगी? ये ऊर्जा इस्तेमाल होगी बहुत सारी चीजों में, खास करके एआई के सेक्टर में।
चाइना तेल भी खरीद रहा है, गैस भी खरीद रहा है, चाहे प्रतिबंध लगे हों, चाहे कुछ भी लगे हुए हों, और ऊर्जा के इन स्रोतों का विकास भी कर रहा है। जमीन कम पड़ रही है तो समंदर में जाके छा रहा है। कारण तो जरूर कुछ खास है ना। खास ये है कि ये भविष्य हथियार की तैयारी कर रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और वो हथियार है एआई। एआई को लेकर अमेरिका टॉप में रहा, सेकंड नंबर पर चाइना को दिखलाया गया, लेकिन माना जा रहा है कि चाइना झटका देगा अमेरिका को जब सच्चाई निकल कर आएगी। तो तीसरे नंबर पर अचानक से भारत को आते हुए देखा जा रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। अब इससे लगा हुआ एक सेक्टर और है, और वो है सेमीकंडक्टर का सेक्टर, रेयर अर्थ मटेरियल का सेक्टर। और आपने एक चीज नोटिस किया, अमेरिका ने बनाया पैक्स सिलिका, और इस पैक्स सिलिका से भारत को बाहर रखा गया, ताइवान को भी बाहर रखा गया है। लेकिन भारत को बाहर रखने का मतलब ये हो गया कि वो इस सप्लाई चेन से बाहर रखना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर के एक मजबूत इकोसिस्टम से बाहर रखना चाहते हैं। अलबत्ता ट्रंप के पिछले कुछ महीनों से उनकी हरकतों ने भारत को निराश, लेकिन अब जापान ने एक बड़ा ऐलान किया है। स्क्रीन पर इस ऐलान को देख सकते हैं। जापान ने कहा कि वो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध है। भारत में जापान के राजदूत ओनो कोइची ने कहा कि जापानी कंपनियां सेमीकंडक्टर के निर्माण से लेकर हर क्षेत्र में, जिनमें इसके इकोसिस्टम के विकास और इससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग शामिल है, भारत के साथ भागीदारी चाहती है। पिछले हफ्ते कोइची ने भारत जापान आर्थिक सुरक्षा साझेदारी पर आयोजित इस बैठक में ये बात कही है। अमेरिका ने अपने इनिशिएटिव से भारत को दूर रखा, लेकिन 160 जापानी कंपनियों ने काम शुरू किया है। कोइची के मुताबिक भारत में एक जापानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी करीब 160 कंपनियों को लेकर एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए एक विशेष सेमीकंडक्टर कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा कि कई जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ गुजरात, धोलेरा, असम, इन जगहों पर इन फैसिलिटियों का दौरा हो रहा है। भारत और जापान में सहयोग की एक बहुत बड़ी पहल शुरू हुई है। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत में भी जापान की कंपनी भारत के अंदर अच्छा खासा निवेश कर रही है। अब बहुत लोग सवाल करते हैं ना कि चाइना ये सब कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है। इसका जवाब ना सिंगापुर के पीएम ने एक बड़ा अच्छा दिया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Let me put it this way. If India were as well organized as China, it would go at a different speed. But it's going at the speed it is because it is India. It's not one nation, it's many nations. It has 320 different languages and 22 official languages. So no prime minister in Delhi can at any one time speak in a language and be understood throughout the country. You can do that in Beijing. सिंगापुर के पीएम ने इस बात को कहा कि अगर भारत चाइना की तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड होता, अभी बहुत सारे लोग कहेंगे चाइना एक तानाशाही है, भारत लोकतांत्रिक देश है। इसी बात का जवाब भी दिया इन्होंने कि देखो चाइना में क्या सीन है कि उसके राष्ट्रपति अगर कुछ बोलते हैं तो वो भाषा पूरे चाइना को समझ में आती है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आती है। उन्होंने कहा कि भारत में विविधता है, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी आधिकारिक भाषाएं हैं। उनके कहने का साधारण मतलब ये था कि सारा दिमाग एक तरीके से नहीं चलता है। भारत में क्या होगा, कभी कभी आप देखेंगे बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है, वो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए विरोध प्रदर्शन खड़ा हो जाएगा। अब ये विरोध प्रदर्शन कई बार ऐसा होता है कि सरकार को झुकना पड़ जाता है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी ही क्यों ना हो। लेकिन चाइना के साथ ये केस नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।